ये दोस्तों सब्सक्राइबर आए हमारे। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजय मौर्य। विजय मौर्य जी। आपका? अर्चना मौर्य। और आपका? अतिशय मौर्य। अतिशय मौर्य। आप यूट्यूबर भी हो? जी। क्या करते हो? स्ट्रीमिंग्स करता हूँ गेम्स की, Games? मतलब लाइक वैलोरेंट, GTA 5, मल्टीपल गेम्स की स्ट्रीम। कितने सब्सक्राइबर हैं? 1500 हो चुके हैं लगभग। अच्छा, क्या नाम है चैनल का? अति वर्चुअल। स्पेलिंग बोलो। ATI एंड देन VIRTUAL, अति वर्चुअल। अच्छा, अति वर्चुअल। अति इसका वर्चुअल। मतलब क्या, क्यों रखा है ऐसा नाम? अति जैसे लाइक पहले नॉर्मल नाम है कि वर्चुअल की अभी नॉर्मल वर्ड है लाइक वर्चुअल रियलिटी के लिए कि भाई वर्चुअल लाइक हर चीज में कि भाई वर्चुअल में काम हो रहा है या फिजिकली काम हो रहा है, दो चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम कभी फोन में काम करते हैं तो उसे कहते हैं वर्चुअली काम कर रहा हूँ मैं तो अपना। अति मतलब हिंदी वाला आती है? अति, हाँ वो अति अति मेरा नाम सर्वर्थ वर्जित। मतलब मेरा नाम अतिशय है। अच्छा। तो मैंने उसको हाफ में घर में मुझे अति बुलाते हैं, तो मैंने कहा यार वर्चुअल गेमर सब रखते हैं, वर्चुअल वो रखते हैं, मतलब तो वो अति अति एक अपने पुराने नाम- टाइम का भी हो गया। हाँ। कि वो ये जो नाम का वो मतलब है, जो अतिशय है, ये Access पुराने होगा। उससे निकला हुआ है। हाँ। तो ये उस टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा और आज के टाइम का कॉमन वर्ड हो गया वर्चुअल। तो अति को मीन्स बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैंने अति के साथ अपने नाम को, मेरा कि नाम जरूरत से ज्यादा virtual। वर्चुअल भी हो गया, अति वर्चुअल। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बार जाके देखना क्या कर रहे हैं ये देखिए किंगफिशर बैठा हुआ है। ये देखिए, ये नदी से ये भाग गया। नदी से मछलियां पकड़ता है ये। नाम में ही है फिशर। अभी वीडियो अपलोड करके आया हूं मैं। 3 घंटे बैठा जंगल में, तब जाके अपलोड हुआ है। कुछ नई लाइट्स लगा दी हैं। ये वुड हाउस दिख रहे हैं। ये बॉनफायर एरिया में भी एक म्यूजिक लाइट लगा दी। एक पीछे बॉनफायर एरिया, उसमें भी लगा दी। एक बॉनफायर एरिया नीचे भी है, लेकिन उसमें नहीं लगाई क्योंकि वो एकदम जंगल के नजदीक है। ये ब्रिक हाउस, वो मंदिर दिख रहा है अपना। एक बॉनफायर एरिया ये है, इसमें भी म्यूजिक लाइट लगा दी है। तो यहां से ये लुक आ रहा है अपना। और जितनी लाइट्स रहती ना, तो ये जानवर वगैरह आने का कोई डर नहीं होता। बिल्ली चक्कर काट रही है खरगोश के पिंजरे के वहां पे, लेकिन वो पूरी तरह से लॉक्ड है तो चली गई। ये चक्कर में रहती है खरगोश के। वो लकी जी बैठे हैं सामने। सुबह हो गई, धूप में आ चुके हैं। अभी मैं रूफ टॉप डेक में हूँ। ये रैबिट्स घूम रहे हैं यहाँ पे। और ये है सुबह सुबह जंगल का नज़ारा। सामने धूप आ चुकी है, लेकिन अभी टेरेस हाउस पे धूप नहीं आई है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कॉल हो रही है बार्किंग डियर की पीछे वाले जंगल से। ये वही टाइम है जिस टाइम पे लेपर्ड निकलता है। सूरज डूब चुका है। अब बार्किंग डियर कॉल करते करते थोड़ा दूर चला गया है। यानी कि जो बार्किंग डियर कॉल कर रहा है, लेपर्ड उसी के पीछे है। अब यहां से भी बार्किंग डियर कॉल कर रहा है। ये वो वाला नहीं हो सकता, ये दूसरा है, क्योंकि वो दूसरा वाला उस साइड से कॉल कर रहा था, ये यहां से कर रहा है। इतनी जल्दी इधर आ नहीं सकता भाग के। या तो उसकी कॉल को सुन के ही बोल रहा है, या ये भी हो सकता है, ये बोला, ये भी हो सकता है कि दूसरा लेपर्ड यहाँ पे हो, एकदम पास से बोल रहा है।
ये देखिए, ये कुत्ता नहीं है, बार्किंग डियर है। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ बस दिल्ली के लिए, और अभी अभी कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं, गेस्ट आ गए हैं। क्या गुड नेम है आपका? सर मेरा नाम अंचल है, मैं नोएडा से आया हूँ। अच्छा, नीरज। आप? मेरा नाम गुड़गांव। मनोज। बलिया से, यूपी से। अच्छा, तो आप डायरेक्ट बलिया से आए हो, आप गुड़गांव से, और मैं नोएडा और से बेसिकली आप बलिया से हो? हाँ, बेसिकली हम लोग बलिया से हैं और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और ये बता रहे थे कि ये जो सिंगरौली जहाँ के बताता हूँ ना, मैं 8th क्लास मैंने पास करी थी, तो वहाँ पे ये रह चुके हैं एनसीएल। वहीं से हुई है। अच्छा अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग दूसरे मतलब विंदनगर से हुई है आपकी ना? हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे बैढ़न, मैं जहाँ रहता था बैढ़न, सिंगरौली तब तहसील थी, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और तो बैढ़न में अभी एक किस्सा याद आ गया, इन्होंने बहुत बोला, मैं गाड़ी में चलते हुए आपको सुनाता हूँ एक किस्सा उसका वहाँ बैढ़न का। तो दोस्तों चल दिया मैं 5-6 दिन के लिए इंदिरापुरम, और अभी जो सब्सक्राइबर आए जो आपको मैंने मिलवाया, तो इनसे वो स्कूल की बात होने लगी। तो इनका स्कूल अलग था और मुझसे बाद में रहा होगा इनका। तो इनके फादर भी एनसीएल में थे, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड है शायद उसका नाम। पहले उसका नाम होता था सीसीएल, बाद में हो गया था एनसीएल, क्योंकि ट्रक चलते थे, डंपर चलते थे, उनमें लिखा होता था। जो हमारा ड्राइवर था पांडे, उसने मुझे बताया था कि पहले नाम सीसीएल था, अब हो गया एनसीएल। तो मैं जो आपको किस्सा, मुझे एक मजेदार किस्सा याद आ गया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी वहां पे पिकनिक चल रही है कुछ लोगों की, टाइगर टेरिटरी के किनारे, लेकिन दिन में टाइगर आता नहीं है, जेंटलमैन है, लेकिन गलत है। तो हुआ ये था दोस्तों कि मैंने लाइफ में एक ही बार स्कूल टॉप किया है, वो 8th क्लास में। मैं पढ़ता था सरस्वती विद्या मंदिर बैढ़न, सिंगरौली उस टाइम तहसील थी, सब डिवीजन था। पापा वहां पे एसडीएम थे, और वहां पे एडिशनल कलेक्टर की भी पोस्टिंग होती थी आईएएस ऑफिसर होते थे एडिशनल कलेक्टर। अब तो सिंगरौली जिला बन चुका है, लेकिन उस टाइम पे सीधी जिले में आता था। तो जब मैं स्कूल गया, रिजल्ट आने वाला था, जब हम लोग गए, कई दोस्त गए, तो दूर से ही जो मैडम थी उन्होंने बोला, अरे वाह वाह तुमने टॉप किया, ऐसे करके बुलाया। फिर जब रिजल्ट वगैरह हमने देखा, मेरा एक दोस्त था श्रवण गुप्ता, अभी भी है, फेसबुक पे है साथ में, तो उसके मुझसे 3 नंबर कम आए थे, वो नंबर 2 था, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। और जो, क्योंकि हमारा स्कूल हिंदी मीडियम था, तो जो मैडम थी उन्होंने बोला कि तुम प्रावीण्य सूची में भी आए हो। मैं जानता था मेरिट लिस्ट क्या होती है, अच्छे से जानता था, लेकिन मैं प्रावीण्य सूची नहीं जानता था। और प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट को ही हिंदी में बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा रीवा संभाग यानी रीवा डिवीजन जो है, उसमें मेरी 20वीं रैंक आई थी। उस टाइम पे 4 जिले होते थे रीवा डिवीजन में, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। अब तो और जिले बन गए, तो और भी हो गया होगा। उमरिया जिला बन गया था हमारे रहते ही, जब हम बांधवगढ़ में थे हम लोग। सिंगरौली बन गया, तो ये सब जिले भी मेरे ख्याल से रीवा डिवीजन में ही होंगे अब। तो उस टाइम 4 जिले थे, और 4 जिले के अंदर मेरी 20वीं रैंक आई थी। मैं इतना खुश हो गया कि सीधा मैं पापा की कोर्ट गया, पापा के ऑफिस गया। और मम्मी भी घर पे नहीं होती थी, मम्मी भी वकील थी, तो वो भी कोर्ट में होती थी, अलग उनकी कोर्ट, सिविल जज वाली कोर्ट थी, अलग थी। तो घर पे भैया होता था, भैया भी कहीं पढ़ाई करने जाता था। मैं सीधा गया पापा कोर्ट में, पापा के चैम्बर तो मैं जाता रहता था। तो मैं गया तो रीडर से पूछा, तो बोले साहब बहस सुन रहे हैं। मैंने वेट नहीं किया, मैं इतना ज्यादा खुश था कि मैं सीधा डायस पे चला गया। वहां वकील लोग बहस कर रहे थे, एक मुलजिम कटघरे में खड़ा था। तो मैंने कहा पापा मैंने स्कूल टॉप किया। पापा बोले वाह वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। और मैंने कहा मैं प्रावीण्य सूची में आ गया। तो पापा बोले क्या मेरिट लिस्ट में आ गया? अरे वाह वेरी गुड। मैंने नहीं मेरिट लिस्ट में नहीं आया, प्रावीण्य सूची में आया हूँ। तो पापा बोले ग्रामीण सूची में आ गए हो? मैंने कहा ग्रामीण सूची नहीं, प्रावीण्य सूची। तो पापा बोले वही तो मेरिट लिस्ट होता है। अच्छा, मैंने कहा मेरिट लिस्ट वही होता है? हाँ, तो वो आ गया। तब तक वहाँ जो वकील साहब वगैरह खड़े थे वो बधाई देने लगे, रीडर वगैरह थे, बोले भैया बधाई हो बधाई हो। पापा से बोलने लगे साहब मिठाई मंगवाइए। पापा बोले हाँ टी टाइम में मंगवाएंगे। कटघरे में जो मुलजिम खड़ा था वो बोला भैया बधाई हो। जैसे उसने बोला पापा गुस्सा के बोलते चलो तुम यहाँ चलो और डांस में मत आया करो। अरे मैं उतरा। जनरली पापा मुझे डांटते थे ही नहीं, बहुत रेयर डांटते थे।
और मैंने कहा पापा को आ गया गुस्सा, मैंने भी गलती करी, डैश पे चला गया। अब रास्ते पर मैं सोचता हुआ जा रहा हूँ कि आज पापा मेरे घर पे आके मेरी प्रावीण्य सूची को ग्रामीण सूची में बदल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा को उसी वक्त तक गुस्सा था। फिर घर आके पापा ने फिर मिठाई से मंगाई। फिर मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद था और उस टाइम पे बहन में कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो शक्ति नगर यूपी में आता था, वहां पे सब बिजली बनाने के थर्मल पावर के वही हैं स्टेशन। तो विंध्यनगर जहाँ ये सब्सक्राइबर मिले थे, ये वहीं विंध्यनगर रहते थे। विंध्यनगर मध्य प्रदेश का स्टेशन था थर्मल पावर, और उसके आगे ही था शक्ति नगर, वो यूपी में आता था। तो शक्ति नगर जाते थे जब रेस्टोरेंट वहां पे थे, तो फिर पापा ले गए मसाला डोसा वगैरह खिलाने, सब किया। तो मुझे याद आया कि मुझे टेंशन हो गया था कि मेरी प्रावीण्य सूची जो है ग्रामीण सूची में ना कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, जो कटी घाटी है इसमें ये ब्लैक सा दिख रहा है और उसके पीछे एकदम व्हाइट दिख रहा है। अब ये नमक है कि क्या है मुझे नहीं पता। नमक इतना व्हाइट दिख नहीं सकता, लेकिन अलग ही दिख रहा है एकदम ब्लैक, और ब्लैक के पीछे से उभर के आ रहा है नमक। ये नमक है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन यहाँ पे हाथी बोला जाता है कि नमक चाटने आते हैं। मैंने कई बार 40-45 हाथियों भी 15-15 के 3-4 हर्ड देखे हैं जो इन चट्टानों के पास ही कुछ कर रहे होते हैं। अब ये एक लड़की बैठी है बाइक पे, गलत जगह है, नहीं बैठना चाहिए। आज मैंने अपने स्टोरी चैनल पे रिकॉर्ड करी है पीर बख्श की स्टोरी, सेकंड पार्ट, और उसमें यही हुआ था कि वो लोग ढूंढने जा रहे थे उस हाथी को, और हाथी ने उनको सूंघ लिया पहले से ही। तो वो पोजीशन लेके एक बांस की झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया, और जब ये लोग निकल गए, क्योंकि हाथी को मालूम था इनके पास बंदूकें हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने गोली खाई थी और उसको चोट लगी थी, घायल था हाथी। ये लोग जिस हिसाब से अपनी रणनीति बना के चल रहे थे, ये चल रहे थे कि भाई आगे से हाथी आएगा तो जो सबसे आगे की टीम थी, 8 बंदूकें थी इनके पास, तो वो फायर करेगी, फायर करते ही फायरिंग रेंज से हट जाएगी कि एक बार में हाथी नहीं मारा तो वो पीछे वाले गोली चलाएंगे ताकि आगे वालों को गोली न लग जाए। लेकिन हाथी बहुत ज्यादा समझदार था, और ये हाथी का इलाका है, और जहां वो लड़की बाइक पे बैठी थी वो टाइगर का इलाका है। तो अब आप ये मत बोलना कि मैंने टोका क्यों नहीं। टोकने से बहुत कुछ भैया ऐसा नहीं टोका जाता। लड़कों को आप एक बार टोक दो, लड़कियों को नहीं टोकना चाहिए इसे। तो क्या बता रहा था कि वो हाथी पीछे से आ गया, और इनकी रणनीति थी आगे से हमला। उनको था कि भाई पानी की तरफ हम जा रहे हैं जहां हमें हाथी मिलने वाला है। पीछे से आ गया घूम के बांस की झाड़ियों में, ये बगल से निकल गया, इनको दिखा नहीं, और उसने पीछे से हमला कर दिया। पीछे इनकी बंदूकें कम थी, पलट के फायर किया। एक लोकल शिकारी भी ले गए थे, बाकी तो सारे अंग्रेज थे। उसका नाम था सुल्ताना ऐसा, हाँ उसका नाम था सुलेमान। एकदम से उसने उठा के सुलेमान को पटक दिया। एक और अगला अंग्रेज था, उसने फायर किया, गोली लगी नहीं, उसने उसको उठा के भी उछाल दिया। बाद में पीछे वालों ने 4-5 लगातार फायर किए, तो हाथी वहां से भाग गया। इन्हें लग रहा था कि हाथी लौट के आएगा, लेकिन फिर इनको जो झाड़ियों की आवाज सुनाई दी, उससे इनको मालूम चल गया कि भाई हाथी लौटने वाला नहीं है। लेकिन देखा तो सुलेमान मरा हुआ पड़ा था। दूसरे अंग्रेज को ढूंढा तो बांस की झाड़ियों पे टंगा हुआ था। इनको लगा वो भी मर गया है, क्योंकि आवाज देने से बोल नहीं रहा था। उसके बाद जब नीचे उतारा तो मालूम चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है और उसकी रिब्स में फ्रैक्चर हो गया। फिर उसको उन्होंने दारू पिलाई तो होश में आ गया। बाद में वो इंग्लैंड चला गया और बाद में कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो ये हाथी इतना समझदार होता है कि जैसे मालूम है कि इन लोगों के पास में बंदूकें हैं, तो वो पीछे से आता है। उसको ये भी मालूम था कि ये आगे चल रहे हैं, आगे वाले फायर करेंगे। तो इतना समझदार जानवर है हाथी। जहां वो बाइक लगा के खड़े हैं वो हाथी का भी इलाका है और वो टाइगर का भी इलाका है। भले ही दिन का टाइम है, टाइगर आएगा नहीं, लेकिन ऐसा कोई भरोसा भी नहीं है। आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो कई सारी गाड़ियां आ रही हैं। अभी जो मैंने बोला ना भी ऐसे नहीं टोका जाता, क्योंकि अब लड़की बाइक पे बैठी है, बॉयफ्रेंड के साथ आई होगी। बॉयफ्रेंड जी झाड़ियों में गए हैं तो पोटी करने ही गए होंगे। सूसू होता तो कहीं भी खड़े होकर झाड़ी में कर लेते। अब गाड़ी बगल में रुकेगी, मैं समझाऊंगा यार टाइगर है, वो अपनी बोतल छोड़ के भागेंगे कि भैया क्या हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड के पास कौन सी गाड़ी रुक गई। वो दिख रहा है पहाड़ पे नरेंद्र नगर। ये जंगल देखिए, रात को यहाँ पे डर लगता है हाथियों के टाइम पे, लेकिन दिन में
कितना सुंदर लगता है। और जब हाथियों का टाइम नहीं होता तो रात में भी सुंदर लगता है। अब हाथियों का टाइम का चक्कर क्या होता है कि हाथी सर्दियों में क्यों निकलते हैं, ये जो सर्दियों का टाइम है नीचे खुले में आते हैं, वरना ऐसे घने जंगलों में रहते हैं। घना जंगल ऊपर तक बहुत है, तो हाथी ऐसा नहीं कि जंगल से गायब हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि हाथियों का टाइम आ गया। तो बाकी टाइम पे हाथी कहाँ रहते हैं? गर्मियों में हाथी अंदर रहते हैं, शाम के टाइम पे निकलते हैं यहाँ पे पानी पीने आते हैं, क्योंकि इस साइड नदी है। और पानी पी के फिर वो नहा वहा के अपना खेल के पानी में फिर घने जंगल में चले जाते हैं। अब घने जंगल में आप देखो धूप नहीं आ रही, हाथी कंफर्टेबल रहता है। अगर हाथी मई जून की गर्मी में ऐसे पूरे दिन धूप में चलेगा तो उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है और उसके सिर पे जो धूप लगेगी उससे उसको सनस्ट्रोक आ जाएगा और हाथी पागल हो जाएगा। और हाथी पागल हो गया बस फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा। मस्त पीरियड अलग है और पागल होना अलग है। मस्त पीरियड तो 1-2 महीने का है, अग्रेसिव होता है, पागल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा पागल जैसा ही होता है लेकिन पागल नहीं होता। लेकिन जो पागल हाथी होता है वो तो फिर कुछ नहीं समझता। तो सर्दियों में क्या होता है, धूप तेज नहीं होती तो वो खुले एरियो में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी धूप अच्छी लगती है और धूप उनको सन स्ट्रोक नहीं आएगा, इतनी तेज नहीं लगती। आप भी अगर गर्मी में बिना कपड़े खड़े हो जाओ तो आपकी स्किन जलने लगेगी। उनकी स्किन तो काले रंग की है और ज्यादा वो अट्रैक्ट करती है, धूप को सोख लेती है। वो लंगूर जी बैठे हुए हैं वहां पे। ये जगह वही है जो एलिफेंट क्रॉसिंग है। ये जो ऊंचा सा पेड़ दिख रहा है यही है। तो जो हाथियों को अपना रास्ता याद होता है, हमेशा एक ही पाथवे फॉलो करते हैं। तो जो उनके पाथवे में यहाँ का इलाका फीडेड है वो ये है। यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से जाते हैं। ये जो चौड़ा चौड़ा दिख रहा है, ये देखिए, ये पेड़ है ना, इसके बगल से एकदम रास्ता सा दिख रहा होगा आपको, यहीं से हाथी आते हैं। और ये आते हैं किमसार की तरफ से। बहुत साल पहले इस जगह पे एक मारुति 800 तोड़ी थी हाथियों ने, वन गुज्जर की। वन गुज्जर जो यहीं पे रहते हैं जंगल में, वो आ रहे थे। जैसे हाथी चार्ज करने आया वो लोग पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन बच्चे गाड़ी में ही रह गए, वो सीट के नीचे छिप गए। तो उसने बोनट तोड़ दिया, फिर चला गया। तो बच्चे बच गए थे, क्योंकि इतनी तेजी के साथ बच्चे शायद पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे, या हाथी ने मौका ही नहीं दिया। अभी मैंने किस्सा सुनाया आपको, पीर बख्श जो मैन ईटर हाथी था, आदमखोर हाथी। मतलब वो आदमी सिर्फ वो हाथी सिर्फ आदमियों को मारता नहीं था, उनका मांस भी खाता था, इसलिए आदमखोर। तो उसने इतना मौका नहीं दिया कि जिनके हाथ में बंदूकें हैं, वो सुलेमान जो प्रोफेशनल शिकारी था, जिसको पूरे इलाके के बारे में मालूम था, और वो अंग्रेज इसीलिए उसको लेके गए थे कि उसको पूरा इलाका मालूम था, और उसको इतना मौका नहीं मिला और हाथी ने उसको मार दिया था। तो चलिए दोस्तों, जंगल के बाहर आ रहा हूँ, जल्दी ही वापस आऊँगा जंगल के अंदर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।